नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सेल्फ शिक्षा। हाँ, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल दिलचस्प है, क्योंकि ज़रा सोचिए, आज कोई बहुत बड़ी विदेशी सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप कंपनी भारत आती है। सिर्फ एक साधारण सा ऐप लेकर। हाँ, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दशकों के अंदर वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर ले, अपनी खुद की प्राइवेट सेना खड़ी कर ले अरे बाप रे। और यहाँ की सरकार को हटाकर खुद राज करने लगे। सुनने में ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? बिल्कुल एकदम काल्पनिक लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा सच में हो चुका है। आज हम इसी ऐतिहासिक व्यापारिक घोटाले और सत्ता परिवर्तन के दस्तावेजों को गहराई से खंगाल रहे हैं। सही कहा। आज का हमारा जो मिशन है वो है इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण करना, ताकि हम ये समझ सकें कि द कॉर्पोरेट कॉन्क्वेस्ट यानी एक व्यापारिक कंपनी की विजय गाथा आखिर कैसे रची गई। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसने महज एक व्यापारिक दल से शुरू होकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सिर्फ राजा महाराजाओं और युद्धों की कहानी है, लेकिन वास्तविकता में ये अर्थशास्त्र और सत्ता के केंद्रीकरण का खेल था। आज के ग्लोबल दौर में ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे आर्थिक ताकत सैन्य ताकत में बदल सकती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। स्लाइड 1 में हम देख रहे हैं, यहाँ जो शीर्षक है वो है ब्रिटिश विस्तार और सत्ता की स्थापना, और इसका उपशीर्षक दिया है भाग 1, एक व्यापारिक कंपनी से साम्राज्य तक का सफर। बिल्कुल। और इस चित्र पर गौर कीजिए। हाँ, इसमें समुद्र में चलते हुए कुछ पुराने व्यापारिक जहाज दिख रहे हैं। और उनके ठीक पीछे पृष्ठभूमि में चमकता हुआ भारत का नक्शा है। मतलब ये बिल्कुल उस टेक कंपनी वाले उदाहरण जैसा ही है। शुरुआत बस एक व्यापार से हुई, लेकिन सवाल ये है कि ये सफर कैसे शुरू हुआ। इसी चित्र का महत्व यही है, ये जो जहाज दिख रहे हैं ये सिर्फ व्यापार का प्रतीक नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन की एक बहुत बड़ी और गहरी शुरुआत थी। अच्छा, तो ये सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। इस प्रकार स्लाइड 1 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए जी। अब हम स्लाइड 2 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 2 में हम देख रहे हैं, इसका शीर्षक है ब्रिटिश सत्ता का उदय। इसमें बताया गया है कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। हाँ, और इसी पतन ने एक बहुत बड़ा अवसर पैदा किया। वो कैसे? देखिए, उस समय जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, जैसे मराठा, बंगाल के नवाब और अवध के शासक, उनमें आपसी संघर्ष और बिखराव चल रहा था। अच्छा, मतलब आपस में ही लड़ रहे थे। बिल्कुल। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक विदेशी व्यापारिक कंपनी का भारत की सर्वोच्च राजनीतिक महाशक्ति में परिवर्तन हो गया। और ये बात इस चित्र में भी दिख रही है, जहां ब्रिटिश झंडा है और पीछे मुगल दरबार का पतन दिखाया गया है। लेकिन मेरे मन में एक बुनियादी सवाल आता है। हाँ, पूछिए। अगर पूरे देश में इतने सारे शक्तिशाली राजा थे, तो एक साधारण सी विदेशी कंपनी ने इस बिखराव का फायदा कैसे उठा लिया? मैं समझाती हूँ। राजनीति का एक कड़ा नियम है, सत्ता कभी वैक्यूम या खालीपन बर्दाश्त नहीं करती। मुगल साम्राज्य के पतन से एक बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। सही बात है। क्षेत्रीय राजाओं के पास सेना की कोई कमी नहीं थी। अगर वे एकजुट होते तो अंग्रेज कभी यहाँ टिक नहीं पाते, लेकिन उनकी आपसी फूट ने अंग्रेजों को वो अवसर चांदी की थाली में सजा कर दे दिया। मतलब एकता की कमी ही सबसे बड़ी कमजोरी बनी। इस प्रकार स्लाइड 2 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। एकदम सही। अब हम स्लाइड 3 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 3 में हम देख रहे हैं, इसका शीर्षक है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना। यहाँ एक बहुत अहम तारीख है, 31 दिसंबर 1600, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक शाही फरमान यानी रॉयल चार्टर जारी किया गया। हाँ, और इसी फरमान ने उन्हें एक बहुत बड़ा अधिकार दिया, पूर्वी देशों के साथ व्यापार का पूर्ण एकाधिकार, जिसे हम मोनोपोली कहते हैं। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। दोस्तों, इस एकाधिकार या मोनोपोली का सीधा सा मतलब है कि ब्रिटेन से कोई और कंपनी उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। बिल्कुल, सारा मुनाफा सिर्फ उनका। और उनका मुख्य उद्देश्य भी यही था, केवल व्यापार करना और अधिकतम मुनाफा कमाना, विशेष रूप से भारत से मसाले, रेशम और सूती कपड़े खरीदकर। और इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, एक शाही मोहर है, फरमान है और एक जहाज का स्टीयरिंग व्हील है। यानी सब कुछ पूरी तरह से कानूनी और आधिकारिक था उनके लिए। इस प्रकार स्लाइड 3 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 4 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 4 में हम देख रहे हैं, इस स्लाइड का शीर्षक है व्यापार से राजनीति, धीरे धीरे हस्तक्षेप। और यहाँ 3 मुख्य बिंदु हैं।
बिंदु 1 के मुताबिक उन्होंने सूरत, मद्रास और कलकत्ता में माल गोदामों यानी फैक्ट्रियों की स्थापना की, जो उनके मुख्य व्यापारिक केंद्र बने। हाँ, लेकिन बिंदु 2 में कहानी पलटती है। उन्होंने सुरक्षा के बहाने इन गोदामों के चारों ओर किलों का निर्माण शुरू कर दिया, जैसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम। और बिंदु 3 तो और भी हैरान करने वाला है, राजनीतिक हस्तक्षेप। वो स्थानीय राजाओं के उत्तराधिकार युद्धों में अपनी सेना किराए पर देने लगे। और ये जो चित्र है, ये साफ दिखा रहा है कि कैसे साधारण झोपड़ियों और गोदामों का बदलाव एक तोपों वाले मजबूत किले में हो गया। लेकिन यह मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एक व्यापारी को किलों और सेना की क्या जरूरत थी? देखिए, यही तो उनकी चालाकी थी। सुरक्षा तो सिर्फ एक बहाना था। जब आप किसी राजा को अपनी आधुनिक सेना किराए पर देते हैं, तो वो राजा पूरी तरह आप पर निर्भर हो जाता है। अच्छा, मतलब ये राजनीतिक घुसपैठ का पहला कदम था। बिल्कुल, सेना लाकर राजनीति को नियंत्रित करना। क्या बात है। इस प्रकार स्लाइड 4 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। हाँ, अब हम स्लाइड 5 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 5 में हम देख रहे हैं, इसका शीर्षक है प्लासी का युद्ध 1757, संघर्ष के कारण। तो यहाँ मुख्य रूप से 3 कारण गिनाए गए हैं। सबसे पहला है दस्तक का दुरुपयोग। अंग्रेजों द्वारा करमुक्त व्यापार पास का निजी व्यापार में अवैध उपयोग किया जा रहा था। ये बहुत बड़ा कारण था। दस्तक कंपनी के आधिकारिक व्यापार के लिए था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी अपना निजी माल भी टैक्स फ्री बेचने लगे, जिससे बंगाल के नवाब को भारी आर्थिक नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल। और दूसरा कारण था किलेबंदी का विरोध। नवाब सिराजुद्दौला के सख्त आदेश के बावजूद अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी ना रोकना। मतलब ये तो सीधे तौर पर राजा की सत्ता को चुनौती थी। और यहाँ काल कोठरी की घटना का भी जिक्र है। हाँ, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। इसमें दावा किया गया कि 146 अंग्रेजों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया गया था। चित्र में भी नवाब सिराजुद्दौला का काफी गंभीर चित्र दिखाया गया है। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ऐतिहासिक रूप से ये काल कोठरी वाली बात एक विवादित दावा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अंग्रेजों ने सहानुभूति बटोरने के लिए इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अच्छा, एक नैतिक बहाना बनाने के लिए। इस प्रकार स्लाइड 5 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। एकदम सही। अब हम स्लाइड 6 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 6 में हम देख रहे हैं, इसका शीर्षक है प्लासी का युद्ध, षड्यंत्र और धोखा। तारीख है 23 जून 1757 और जगह है भागीरथी नदी के तट पर। यहाँ आमना सामना हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला का। लेकिन यहाँ धोखाधड़ी वाला बिंदु बहुत अहम है। क्लाइव और नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर के बीच एक गुप्त समझौता हो गया था। हाँ, जिसका परिणाम ये निकला कि बिना किसी वास्तविक सैन्य संघर्ष के ही नवाब की हार हो गई और उनकी हत्या कर दी गई। इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। हाँ, बिल्कुल। ये जो डायग्राम है, ये एक युद्ध के मैदान का नक्शा है, यानी बैटलफील्ड मैप। इसमें अगर आप लेबल्स देखें तो बाईं ओर भागीरथी नदी की स्थिति दिखाई गई है। सामने की तरफ ये जो लाल रंग में है, ये रॉबर्ट क्लाइव की लाल सेना है और दूसरी तरफ नवाब की सेना के गुट हैं। और इसमें जो तीर बने वो क्या बता रहे हैं? वे भागी नहीं लिया, वो वहीं रुके रहे और अपने नवाब को धोखा दिया। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि ये कोई युद्ध नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। बिल्कुल सही। इस प्रकार स्लाइड 6 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। जी, अब हम स्लाइड 7 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 7 में हम देख रहे हैं, इसका शीर्षक है प्लासी का परिणाम, ब्रिटिश विजय का आरंभ। इसका पहला बिंदु है कठपुतली नवाब। अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। और दूसरा बिंदु आर्थिक लाभ का है। उन्हें 24 परगना की जमींदारी मिल गई और करोड़ों रुपए की असीमित लूट का मौका मिला। और तीसरा बिंदु है रणनीतिक महत्व। बंगाल के अपार संसाधनों ने अंग्रेजों को पूरे भारत को जीतने की शक्ति और पूंजी दी। बिल्कुल। और इस चित्र में आप देख सकते हैं खजाने और मुकुट से भरा एक चमकता हुआ बॉक्स है जो इसी असीमित लूट को दर्शाता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कठपुतली नवाब का मतलब क्या है? अगर आज की बात करूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सीईओ है जिसके पास पद तो है, लेकिन सारे फैसले पीछे बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं। बहुत ही उम्दा तुलना है। अंग्रेजों को गद्दी पर बैठकर राजकाज चलाने का कोई शौक नहीं था। उन्होंने मीर जाफर को आगे किया और पीछे से सारा खजाना खाली कर दिया। बिना जिम्मेदारी के मजे। इस प्रकार स्लाइड 7 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। हाँ, अब हम स्लाइड 8 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 8 में हम देख रहे हैं, इसका शीर्षक है बक्सर का युद्ध, निर्णायक सैन्य संघर्ष। इसकी तारीख है 22 से 23 अक्टूबर 1764 और यहाँ एक विशाल त्रिगुट गठबंधन था। हाँ, जिसमें 3 बड़ी ताकतें शामिल थीं। 1 मीर कासिम, 2
शुजा उद दौला और 3 शाह आलम द्वितीय। और इनके सामने थी ब्रिटिश सेना, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ये सेना छोटी थी लेकिन अत्यधिक अनुशासित और आधुनिक हथियारों वाली थी। और ये जो चित्र है जिसमें आग उगलती हुई एक तोप है, ये इसी आधुनिक तकनीक का प्रतीक है। लेकिन एक विशाल त्रिगुट गठबंधन एक छोटी सी सेना से कैसे हार गया? ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। लगता है, लेकिन ये सच है। सेना की विशाल संख्या के मुकाबले आधुनिक तकनीक, तोपखाने और कड़े सैन्य अनुशासन ने यहाँ जीत दिलाई। भीड़ अनुशासन के आगे टिक नहीं पाई। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग और तकनीक भारी पड़ गई। इस प्रकार स्लाइड 8 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 9 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 9 में हम देख रहे हैं, इसका शीर्षक है बक्सर का परिणाम, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व। इसके पहले बिंदु में लिखा है कि ये एक वास्तविक जीत थी। मतलब ये प्लासी की तरह धोखा नहीं, बल्कि स्पष्ट सैन्य विजय थी। हाँ, और इसी वजह से अंग्रेज एक अजेय शक्ति बन गए। उन्हें कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा। क्योंकि शक्ति संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था। एक ही युद्ध में उत्तर भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियां पराजित हो गई थीं। और ये जो चित्र है जिसमें एक मजबूत किले पर ब्रिटिश झंडा फहरा रहा है, वो इसी अजेय शक्ति का प्रतीक है। मैं यहाँ प्लासी और बक्सर के बीच का जो गहरा अंतर है वो स्पष्ट करना चाहूंगी। प्लासी एक षड्यंत्र था, लेकिन बक्सर अंग्रेजों की वास्तविक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन था। इससे पूरे देश में ये संदेश चला गया कि अब अंग्रेजों को सैन्य रूप से हराना नामुमकिन है। बिल्कुल, एक गहरा पैटर्न समझ आता है यहाँ। इस प्रकार स्लाइड 9 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। सही कहा। अब हम स्लाइड 10 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 10 में हम देख रहे हैं, इसका शीर्षक है दीवानी अधिकार, 1765, इलाहाबाद की संधि। ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। हाँ, और इसी संधि से उन्हें दीवानी यानी राजस्व अधिकार मिल गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार अब अंग्रेजों के पास था। और इसका आर्थिक महत्व तो बहुत ही भयानक था। अब कंपनी के पास भारत का ही पैसा था, जिससे वे भारतीय माल खरीदकर यूरोप भेजते थे। मतलब ब्रिटेन से पैसा आना पूरी तरह बंद हो गया। बिल्कुल। और इस चित्र में भी एक चमकते हुए बंगाल क्षेत्र का नक्शा है और साथ में हस्ताक्षर करने वाला पंख या क्विल है जो इस कानूनी लूट को दर्शाता है। अरे वाह, ये तो सच में एक आहा पल है। मतलब कैसे अंग्रेजों ने भारत का ही पैसा इस्तेमाल करके भारत का ही सामान खरीदना शुरू कर दिया। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल। भारत खुद अपनी गुलामी का खर्चा उठा रहा था। दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। इस प्रकार स्लाइड 10 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। जी। अब हम स्लाइड 11 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 11 में हम देख रहे हैं, इसका शीर्षक है बंगाल में द्वैध शासन, जिसे ड्यूअल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार बहुत साफ थे, राजस्व और सैन्य सुरक्षा। मतलब बिना जिम्मेदारी के पूरी शक्ति और सारा पैसा। और वहीं दूसरी तरफ था बंगाल का नवाब, जिसकी जिम्मेदारी थी निजामत यानी प्रशासन, पुलिस और न्याय, बिना पैसे और शक्ति के पूरी जिम्मेदारी। इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। हाँ, ये डायग्राम अधिकारों और जिम्मेदारियों का असंतुलन दिखा रहा है। बिल्कुल। अगर हम लेबल्स की बात करें तो एक तरफ सोने के सिक्कों से भरा चमचमाता तराजू है जो कंपनी का पलड़ा है, और दूसरी तरफ एक टूटा हुआ खाली तराजू है जो नवाब का पलड़ा है। तो इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि इस मॉडल ने कैसे ये सुनिश्चित किया कि कंपनी ने सारी मलाई खा ली और जनता के प्रति जवाबदेही नवाब पर छोड़ दी। एकदम सही। इस प्रकार स्लाइड 11 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 12 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 12 में हम देख रहे हैं, इसका शीर्षक है ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत, नियंत्रण व्यवस्था। इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार की सुरक्षा और लूटे गए धन को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। हाँ, और इसके लिए न्याय प्रणाली में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा दीवानी यानी नागरिक और फौजदारी यानी आपराधिक अदालतों की स्थापना की गई। और राजस्व प्रशासन के लिए पुराने जमींदारों को हटाकर कलेक्टर की नियुक्ति की गई, जो दरअसल कंपनी के अधिकारी होते थे। और ये जो चित्र है, इसमें एक विशाल प्रशासनिक इमारत का खाका या ब्लूप्रिंट दिखाया गया है। एक बहुत दिलचस्प बात है, आज के जमाने में भी हम जो हर जिले में कलेक्टर या डीएम का पद देखते हैं, वो इसी दौर की देन है। उनका काम टैक्स कलेक्ट करना ही तो था। बिल्कुल, वहीं से यह शब्द और पद आया है। क्या बात है।
इस प्रकार स्लाइड 12 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिया। हाँ जी, अब हम स्लाइड 13 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 13 में हम देख रहे हैं इस स्लाइड का शीर्षक है आर्थिक शोषण, धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसमें बताया गया है कि कैसे वो कच्चे माल को बेहद सस्ते दाम पर भारत से खरीदते थे, जैसे कपास और रेशम। और फिर इस माल को ब्रिटिश उद्योग के लिए ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में भेजा जाता था, जो उनके औद्योगिकीकरण का हिस्सा था। और फिर उसी माल को तैयार माल बनाकर वापस भारतीय बाजारों में जबरन महंगा बेचा जाता था, जिसके भयानक परिणाम हुए। भारतीय हस्तशिल्प और कृषि का विनाश हो गया और ये एक तरफा धन की निकासी थी। इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। हाँ, ये बहुत जरूरी डायग्राम है। ये डायग्राम भारत और ब्रिटेन के बीच एक तरफा आर्थिक पाइपलाइन को दिखा रहा है। बिल्कुल। अगर हम तीरों पर गौर करें तो भारत से ब्रिटेन की ओर जाते तीर कच्चे माल को दर्शा रहे हैं और ब्रिटेन से भारत आते तीर तैयार माल को दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का लॉजिक है कि कैसे भारत को गरीब बनाकर ब्रिटेन अमीर हुआ। सारा पैसा एक ही दिशा में बह रहा था। इस प्रकार स्लाइड 13 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। एकदम सही। अब हम स्लाइड 14 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 14 में हम देख रहे हैं, इसका शीर्षक है रिवीजन, साम्राज्य की सीढ़ियां। इसमें 4 अहम साल हैं। पहला 1600 जो स्थापना का साल था। चित्र में एक जहाज है जो मुनाफा कमाने आई व्यापारिक कंपनी का प्रतीक है। फिर 1757 प्लासी का युद्ध। यहाँ खंजर का चित्र है जो षड्यंत्र से राजनीतिक सत्ता में प्रवेश को दर्शाता है। फिर आता है 1764 बक्सर। चित्र में एक तोप है, यानी सैन्य बल से उत्तर भारत की सेना को कुचलना। और अंत में 1765 दीवानी अधिकार। चित्र में सोने का सिक्का है जो पूर्ण आर्थिक नियंत्रण प्राप्त करने का प्रतीक है। तो ये एक पूरा सफर था। हाँ, मैं इस पूरी यात्रा का एक बर्ड्स आई व्यू या सार प्रस्तुत करना चाहूंगी। जहाज से खंजर, खंजर से तोप और तोप से सिक्के तक का ये सफर बताता है कि साम्राज्य रातों रात नहीं बनते। ये क्रमिक विकास और सुनियोजित लूट का नतीजा था। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इस प्रकार स्लाइड 14 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 15 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 15 में हम देख रहे हैं, ये स्लाइड पूरे कॉर्पोरेट कॉन्क्वेस्ट का अंतिम विश्लेषण है। कैसे सिर्फ 165 सालों में 1600 से लेकर 1765 तक कागज के एक शाही फरमान यानी चार्टर ने एक पूरे उपमहाद्वीप का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि एक व्यापारिक अनुमति पत्र से गुलामी की दास्तान कैसे लिखी गई। और मेरे लिए इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा की सबसे आश्चर्यजनक बात, ना कहूं तो मेरा आहा मोमेंट ये रहा कि कैसे कोई बाहरी ताकत सिर्फ हमारी अपनी आपसी फूट का फायदा उठाकर हम पर राज कर सकती है। हमने जो जानकारी का अंबार देखा, उससे यही समझ आता है कि एकता के बिना कोई भी समाज अंदर से खोखला हो जाता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस प्रकार स्लाइड 15 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। हाँ, और हमारा विश्लेषण यहीं पूरा होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक को विस्तार से सभी स्लाइड्स के माध्यम से समझा। जाने से पहले मैं आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज की दुनिया में क्या कोई विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फिर से इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो देशों के कानून और नीतियां बदलने लगे? इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है, बस तरीके बदल जाते हैं। इसके बारे में सोचिएगा।